नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बेहद बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब आप लोग मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं ऐसे टॉपिक के बारे में जहां पर एक व्यक्ति अपने पैसों से किसी संपत्ति को खरीद लेता है, चाहे वो उसे अपनी पत्नी के नाम पर खरीदे, अपने भाई के नाम पर खरीदे, अपनी बहन, माता पिता, बच्चों के नाम पर खरीदे या फिर किसी रिश्तेदार के नाम पर खरीदे। तो ऐसी स्थिति में जब तक परिवार वालों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कोई भी समस्या वहां पर नहीं आती। पर जैसे ही आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी प्रकार का मनमुटाव हो गया, तो सबसे पहले जो खतरा मंडराता है वो उसी संपत्ति पर मंडराता है जो हम लोगों ने अपने पैसों से किसी और के नाम पर खरीदी होती है। अब दोस्तों, ऐसी कंडीशन में एक आम नागरिक जो कानून की ज्यादा समझ नहीं रखते, वो बेहद ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको पता होता ही नहीं कि आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या निकलेगा। कहीं कोर्ट में जाकर पैसे लगाकर समय खराब करके ये तो नहीं हम केस हार जाएंगे, या फिर अगर रजिस्ट्री के कागज दूसरी पार्टी के नाम पर ही है तो क्या हमें यहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों, अगर आप भी खुद को किसी ऐसी समस्या में फंसा हुआ देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए उस समस्या का समाधान लेकर आ गया हूं। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफी जानकारी के साथ मैं लेकर आया हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और आप लोग हमारे साथ कितने समय से जुड़े हैं, वीडियोस आपको हमारी कैसी लगती है, किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं, हमें ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि क्या अगर आप एक संपत्ति किसी दूसरे के नाम पर खरीदते हैं तो क्या उस संपत्ति को वापस पाया भी जा सकता है, या फिर खरीद लेने के बाद जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया है उसका संपत्ति से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, जबकि मालिक क्या वही माना जाएगा जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही देखी जाती है कि आप लोगों ने संपत्ति किसके नाम पर खरीदी है। क्या आप लोगों ने एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के किसी सदस्य के नाम संपत्ति खरीदी है, जैसे कि माताजी, पिताजी, भाई बहन, बेटा बेटी, कोई भी। अगर आपने इन सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप किसी फिड्यूशरी कैपेसिटी वाले व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या होती है? देखिए, अगर मान लेते हैं आप किसी के साथ कोई लीगल रिलेशनशिप में है, जैसे कि आप किसी कंपनी को संभालते हैं, मैनेजर आपका लीगल रिलेशनशिप वाला आ गया, आपने उसके नाम खरीद ली। अगर आप कोई एडवोकेट है, आपके क्लाइंट को क्या करना था, आपको कोई पैसा देना था, पैसा ना देकर उसने आपके नाम प्रॉपर्टी खरीद दी, ये लीगल रिलेशनशिप आ गया। अगर आपने किसी को ट्रस्टी बनाया हुआ है, ट्रस्टी के नाम पर खरीद ली गई, ये सारे लीगली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप माने जाते हैं। अब दोस्तों, ये चीज आप समझ लीजिए, इससे दूर हटकर आप किसी रिश्तेदार के नाम संपत्ति खरीद रहे हैं, किसी अननोन व्यक्ति के नाम संपत्ति खरीद रहे हैं, तो ऐसी संपत्ति बेनामी संपत्ति कहलाई जाती है। और जब यह संपत्ति बेनामी में कन्वर्ट हो जाती है तो उस संपत्ति को आप वापस नहीं पा सकते। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। और जब अगर आपने किसी पारिवारिक सदस्य के नाम ही खरीदी है तो उस संपत्ति को कैसे वापस पाए, वो भी मैं अब आगे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी जजमेंट है वो डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं, ताकि आपके मन में एक राहत भरी सांस तो आए कि आखिरकार हम आज भी संपत्ति में अपना अधिकार रखते हैं। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा केस टाइटल है कंट्रोलर ऑफ एस्टेट ड्यूटी लखनऊ वर्सेस आलोकी मित्रा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर एक बेनामी ट्रांजैक्शन की गई है, मतलब पैसा आपका है, किसी रिश्तेदार के नाम पे संपत्ति खरीद ली, तो जो वो आपका रिश्तेदार है उसको हम बोलेंगे बेइनामदार। तो वो किसी भी प्रकार का अधिकार उस संपत्ति पर नहीं रखेगा। अगर वो बेइनामदार यानी कि जो रिश्तेदार है आपका वो संपत्ति पर कब्जे में भी है, उसके नाम पर भी संपत्ति है, तो इससे उसका कोई अधिकार नहीं बनता। वो केवल
रियल ओनर का, यानी कि जिसका पैसा लगा है उसका एक केवल तरीके से ट्रस्टी माना जाएगा, और यहां पर उसके नाम जो संपत्ति खरीदी गई है एज अ ट्रस्टी, विश्वास की वजह से खरीदी गई। अब ये बड़ी जजमेंट है, लोगों को राहत भी मिलेगी कि चलो भाई, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि यहां पर उनका कोई हक नहीं माना जाएगा, केवल और केवल ट्रस्टी माना जाएगा कि भाई हमने आपके नाम खरीदी है तो आप इसकी मेंटेनेंस करो, ध्यान रखो, आप रहो, पर जब भी हम आपसे वापस मांगेंगे आपको लौटानी पड़ जाएगी। नाउ, क्या हर केस में, हर सिचुएशन में आप अपनी संपत्ति वापस पा सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, हर केस में, हर सिचुएशन में आप संपत्ति वापस नहीं पा सकते। जिसके नाम वो संपत्ति है वही उसका मालिक माना जाएगा। अब यह चीज हमें बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2016 के अमेंडमेंट में बताया गया है। अगर इसका सेक्शन 4 आप देखेंगे तो वो इसी बारे में बात करता है। एक बार मैं सेक्शन 4 डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो कि किस कानून के किस प्रावधान में ये बात बोली जाती है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 4 बोलता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम पर खरीद ली तो आपको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा कि आप अपनी उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं पा सकते। सब क्लोज 1 बोलता है कि कोई भी सूट यानी कि केस, क्लेम या एक्शन आप नहीं ले सकते ऐसी कंडीशन में। कब? जब आपने किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड करवाई हो, उसके नाम पर खरीदी हो, और आपका कहना है कि इसका रियल ओनर तो मैं ही हूं। इसका सब सेक्शन 2 बोलता है कि ऐसी कंडीशन में आप केस तो कर ही नहीं सकते, पर अगर ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा है तो आप आगे जाकर वहां पर डिफेंस भी नहीं ले सकते कि भाई इस पर मेरा हक दो, मेरा अधिकार बनता है, पैसा मेरा लगा है। जी नहीं, ना आपको सूट डालने का अधिकार है, ना आपको डिफेंस लेने का अधिकार है। पर इसका सब सेक्शन 3 कुछ कंडीशन आपको बताता है जहां पर यह कानून एप्लीकेबल नहीं होगा, आप अपनी उस संपत्ति पर से प्रॉपर्टी तब भी वापस पा लेंगे। पहला बोलता है, अगर आपने प्रॉपर्टी किसी कुपार्टनर के नाम पर खरीदी हो, एचयूएफ फैमिली के, और यहां पर यह माना गया हो कि उसके बेनिफिट के लिए ही आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसका बी पॉइंट बोलता है, अगर आपने किसी के नाम प्रॉपर्टी खरीदी है वो आपका ट्रस्टी होना चाहिए या फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन वहां पर पूरी है, पहली कुपार्टनर, ट्रस्टी दूसरी, और फिड्यूशियरी कैपेसिटी, तो आप अपनी वो प्रॉपर्टी अपने उन रिश्तेदारों से भी वापस पा लेंगे। बड़ा सिंपल है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए ना। मैंने क्लियर किया कि सेक्शन 4 आपको बताता है कि अगर किसी और के नाम पर खरीद ली गई कोई दिक्कत नहीं है, आप इन तीनों में से अगर किसी सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं है, वो किसी और के नाम है, तो आप प्रॉपर्टी फिर वापस नहीं ले सकेंगे, वो उसी का हक माना जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिरकार किस कानून से वापस लें? अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन नंबर 34 देखें तो वो बात करता है डेक्लेरेशन सूट के बारे में। आपको डेक्लेरेशन सूट में केस फाइल करना होगा टाइटल का, जहां पर क्लेम करना होगा कि हमने इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी उस सामने वाले व्यक्ति के नाम पर खरीदी थी। नाउ कंडीशन चेंज हो चुकी है, हमें उस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन लिखिएगा और उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए डिक्री की मांग कीजिएगा। यह सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आप उस केस को फाइल करके उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा लेंगे। नाउ मैंने कानून बता दिया, कंडीशन बता दी, किस कानून में केस होगा वो बता दिया। अब कुछ और बड़ी जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस कर लें ताकि आपको सारा कानून क्लियर हो जाए, इसके बाद इधर उधर गलत बातों में आप किसी के भी ना आए। अब दोस्तों सबसे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, मैं उसका केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं, उसके बाद बताता हूं कि आखिरकार इस जजमेंट में बोला क्या गया। एक बार देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आप देखिएगा, केस टाइटल है मंगथल अमल डाइड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस राजेश्वरी एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 4805 ऑफ 2019 और सबसे बड़ी बात डेट ऑफ जजमेंट है 9 मई साल 2019। अब इससे आपको पता लग गया पुरानी जजमेंट नहीं लाया हूं, लेटेस्ट ही जजमेंट है। अब आखिरकार इस जजमेंट में बोला क्या गया ये डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं ताकि पता लग जाए कि क्यों इंपॉर्टेंट जजमेंट है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर भाई पेमेंट करते समय आप उस पेमेंट का एक पार्ट पे करते हैं, मतलब एक टुकड़ा पे करते हैं, जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 20 लाख दे दिए, 30 लाख दे दिए, या फिर आपने स्टैंप ड्यूटी किसी और व्यक्ति के नाम पर खरीदी है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। मतलब कि कई बार देखते हैं कोई और स्टैंप ड्यूटी दे रहा है भाई, कई बार देखा जाता है कोई इंसान उठकर बोल देता है कि जी मैंने तो प्रॉपर्टी में इतना % पैसा दिया, तो इसको क्या करो, इसका हक खत्म करो। जी नहीं, कोर्ट बोला हम बेनामी नहीं मान सकते, जिस इंसान के नाम प्रॉपर्टी है वही इसका मालिक रहेगा। हां, अगर एक इंसान उठकर ये बोल रहा है कि पूरी प्रॉपर्टी उसने अकेले नहीं खरीदी, इसमें तो मेरा भी पैसा लगा है, तो आपको साबित करना है कितना आपका शेयर लगा है,
उतना हिस्सा आप उस प्रॉपर्टी में अपने अधिकार के तहत क्लेम कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि उसको हम बेनामी ट्रांजैक्शन में दिखा दें, उसके बाद हक खत्म करवा दें उस प्रॉपर्टी पर, तो वो चीज यहां पर वैलिड नहीं होगी। कितनी बड़ी जजमेंट है, अब क्यों बेनामी यहां पर आई जा रही है, ये मैं वीडियो में आखिर में बताऊंगा, ताकि आप लोगों की समस्या का पूरा समाधान हो जाए। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी जजमेंट है, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा एक बार। इसका केस टाइटल है श्री शेखर कुमार राय वर्सेस श्रीमती लीला रॉय एंड अदर। ध्यान दीजिएगा, इसका एफए नंबर है 109 ऑफ 2018 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 7 जून 2023, यानी कि बिल्कुल पिछले साल की जजमेंट लाया हूं, इसी टॉपिक पर लाया हूं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार इस जजमेंट में बोला क्या गया। देखिएगा दोस्तों कि अगर एक हस्बैंड अपनी पति को ट्रांसफर कर देता है पैसे, और वो पत्नी उससे कुछ जाकर खरीद रही है, कुछ भी कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो बेनामी ट्रांजैक्शन में नहीं माना जाने वाला। ऐसी कंडीशन में एक पत्नी उठ के ये नहीं बोलेगी कि ये तो बेनामी ट्रांजैक्शन हो गई, इस प्रॉपर्टी को अब वो वापस नहीं पा सकते। जी नहीं, अगर ऐसा कोई पति पत्नी के नाम पर दे रहा है या कुपार्टनर के नाम पर दे रहा है, वो वहां पर जाकर तब भी केस करके प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। अब आप कहेंगे सर इस केस करने में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का क्या रोल आ रहा है। देखिए, बेनामी ट्रांजैक्शन में जब साल 2016 में अमेंडमेंट हुआ तो उसमें यह बोला गया कि जो मैंने सेक्शन 4 में बताया कि आप प्रॉपर्टी पर क्लेम करके वापस नहीं पा सकते। यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर आप कह रहे हैं कि मेरा पैसा लगा है मुझे वापस दो, और दूसरी पार्टी यह बात साबित करने में कामयाब होती है कि यह तो बेनामी प्रॉपर्टी है, तो आप प्रॉपर्टी अपनी वापस नहीं पा सकेंगे। इसीलिए मैं आपको यह जजमेंट दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन कंडीशन में वो प्रॉपर्टी बेनामी नहीं होगी और आप अपनी प्रॉपर्टी वापस पा लेंगे। अब इस वीडियो की आखिरी जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है ये, ताकि इन द एंड आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर यहां पर हो जाए। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है सी सुबैया @ कदम्बुर जयराज एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसका एसएलपी नंबर है 8990/2019, और सबसे बड़ी बात 15 मई साल 2024 की जजमेंट है। नाउ कई बार यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति, जजमेंट जाननी बहुत अनिवार्य है, एक व्यक्ति जो किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो ये क्लेम करता है कि उस पर मेरा पैसा है। अब इसी बीच कोई गड़बड़ी हो जाए तो व्यक्ति क्या करता है, या तो सिविल केस डालकर बोलता है कि इस पर सिविल केस करना चाहता हूं, या उस पर क्रिमिनल केस करता है कि भाई ये तो बेनामी प्रॉपर्टी है, इस पर क्रिमिनल केस करो, इसने फ्रॉड किया है, इस पर सिविल केस करके वापस दिलवाओ। तो इस प्रेजेंट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर एक बेनामी प्रॉपर्टी है तो ऐसी कंडीशन में आप ना वहां पर उसके खिलाफ सिविल मुकदमा करा सकते, ना आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग करा सकते। वहां पर दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपको बार्ड कर दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा केस फाइल करने के लिए। यानी कि सेक्शन 4 बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2016 अमेंडमेंट आपको सिविल केसेस और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्रिमिनल केसेस करने से भी रोक देती है। अगर आप किसी और व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी कर रहे हैं ताकि उससे आप रिकवर कर लें, तो कोई सिविल या क्रिमिनल केस अगर आप कर रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है आखिरी में कि अगर कोई कुपार्टनर है, ट्रस्टी है या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, तो केवल वहीं पर सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का डिक्लेरेशन सूट डालकर आप प्रॉपर्टी वापस पा सकते हैं। अगर इनके अलावा किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी है तो वो बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ना आप सिविल केस कर पाएंगे, ना आप क्रिमिनल केस कर पाएंगे, और आपकी प्रॉपर्टी वहीं पर फंसकर रह जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आप हर लेटेस्ट वीडियो या जजमेंट अपडेट रहना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।